पुलिस ने बहराइच नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। बहराइच में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा और बवाल में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसका आरोप सरफराज और तालिब पर है। देवरिया में बीती रात बहराइच की तरह ही मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा और बवाल की कोशिश हुई। जुलूस में डांस करते 2 युवकों पर विशेष समुदाय के युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। मूर्ति विसर्जन में शामिल सैकड़ों लोगों ने रात में घंटों सड़क पर मूर्ति रखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 दिन में दूसरी बड़ी हिंसा की साजिश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। फिलहाल देवरिया के मझौली राज कस्बे में पुलिस आज भी गश्त कर रही है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है इससे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना और आप नाम डिस्क्लोज मत करना और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 32 लोग शराब पीकर, तो योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? अगर बिहार में शराब जा रही हो, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही है। और अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ हैं। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब पहुँच रही है वहाँ पर। अगर आपको और कोई सुझाव देना हो तो बता दो। वो जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी। उन्हें भी झूठा फंसाया इसलिए कि वो मुस्लिम विधायक हैं। आरोपी पकड़े गए हैं और इन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के समय से ही इनसे गहनतापूर्वक इंटेरोगेशन की जा रही थी और इनकी निशानदेही पे अन्य स्थानों पर भी रेड की जा रही थी जहां अन्य अभियुक्तों के छुपे होने की सूचना थी तथा मर्डर वेपन रिकवर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। तो इनमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे ही पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी और वहां पे जब गए तो जो DBBL गन इनके द्वारा घटना में यूज की गई थी वो लोडेड हालत में रखी हुई थी। एक अन्य असलहा भी रखा हुआ था जिससे इन्होंने पुलिस पर फायर किया और आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें ये घायल हुए हैं। उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है और आज 5 जो अभियुक्त हैं औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें जो PM रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दरिद्री ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। सर, क्या उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे? मिलकर जनदारी के भाजपा को हराएंगे। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना
और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन में देवरिया और बहराइच दोनों जगहों पर विशेष समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। बुधवार की रात देवरिया में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जबकि बहराइच में रविवार की रात भीषण हिंसा और बवाल में एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीती रात देवरिया के मझौली राज कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में डांस कर रहे 2 युवकों पर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक पर हमले से बीच सड़क हंगामा मच गया। गुस्साए सैकड़ों लोगों ने मूर्ति विसर्जन रोक दिया और धरने पर बैठ गए। हमले के विरोध में रात में घंटों सड़क पर प्रतिमा को रखकर प्रदर्शन करते रहे। जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और किसी तरह लोगों को शांत कराया। मझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज CHC सलेमपुर में करवाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था पूरी तरह से अभी संतोषजनक है और हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। देवरिया की घटना से महज 3 दिन पहले बहराइच में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी हिंसा हुई। डीजे बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद और हिंसा में एक युवक की जान चली गई। बहराइच जैसा उपद्रव और तोड़फोड़ देवरिया में न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। एसपी ने खुद फ्लैग मार्च किया। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब है, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। गुरुवार सुबह भी मझौली राज कस्बे में पुलिस फोर्स गश्त करती रही। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंगूर उर्फ साहेब हुसैन और उसके साथी असलम को गिरफ्तार कर लिया। देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। शलभ मणि ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, देवरिया के सलेमपुर के मझौली राज में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर अकारण हुआ चरमपंथियों का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। घायलों की तत्काल मदद के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चरमपंथियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को कहा गया है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बिना वजह हुए हमले में दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों और उपद्रवियों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसकी बानगी भी सोमवार को बहराइच में दिखी, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हाथ में पिस्तौल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते नजर आए। शहर में 4 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। गुरुवार दोपहर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और फहीम नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले बहराइच और फिर देवरिया मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों पर विशेष समुदाय की ओर से किए गए हमलों के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। शांतिपूर्ण माहौल में मूर्ति विसर्जन करते लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? हिंसा भड़काने और माहौल बिगाड़ने के पीछे किसकी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देश का सवाल में हम पूछ रहे हैं कि बहराइच के बाद अब देवरिया में मूर्ति विसर्जन पर हमला क्यों हुआ? क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रची जा रही है? त्योहारों में कौन माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है? या उपचुनाव से पहले हिंसा भड़काने की ये कोशिश है? एनकाउंटर में बहराइच के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सियासत अब जोरदार हो रही है। इस पर भी तमाम सवाल हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं रत्नाकर सिंह, हमारे साथ जुड़ गए हैं नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं अजरा मोबीन हमारे साथ हैं, जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर हैं
सैयद नफीरुल इस्लाम साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। रत्नाकर जी, क्या लगता है आपको, उपचुनाव करीब है और इस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, दंगा सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, पहले बहराइच अब देवरिया? इस तरह का अगर प्रश्न अखिलेश यादव की तरफ से आता तो शायद हम समझते कि नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन करने के लिए इस तरह का प्रश्न किया जाए। लेकिन इकबाल जी, आपको पता है कि इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा होते रहते हैं, उपचुनाव होते रहते हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, मैं सवाल ना करूं आपसे, कुछ भी बात करूं, पूरी कर लूं? जी बताइए। आपने तो मुझ पर सवाल उठाया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे सवाल सवाल ही ना करूं। का एक तरीका जो है वो अखिलेश यादव की तरह है ना, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे सवाल नहीं उठा रहा हूँ अखिलेश यादव पॉलिटिकल गेन करने के लिए। आप यहाँ पे गेन नहीं, यहाँ पे लोगों को बताने के लिए सवाल कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव होते रहते। अगर किसी भी घटना दुर्घटना को अगर चुनाव से ही जोड़ करके अगर देखा जाएगा तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह जो है वो उस सत्ता शासन पे भी खड़े हो जाएंगे जो इसकी मंशा है कि पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी अपराधी को जो है सजा देने का काम किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़े किसी नेता का वरद हस्त क्यों न हासिल हो, हम उसकी सजा जरूर देंगे। और सीएम योगी जी से जब परिवार, पीड़ित परिवार जब चलिए आपके मुताबिक आप ये बता दीजिए कि हिंसा फिर क्यों हो रही है? नहीं, हिंसा हो रही है, इस हिंसा हो रही है उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने वोट हित को ध्यान में रखने के लिए ये नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर में बहराइच में गोली तुरंत वहां पे बंदूक कट्टा छर्रा कैसे आ गया, कैसे लोग तैयारी करके खड़े थे क्या कि जैसे ही वो झंडा वहां से निकालेगा और तुरंत फायर करेंगे, उसको मारेंगे, उसको छत्तीस छर्रा और उसके शरीर में दागेंगे। ये प्रश्न पूछने की जगह डीजे में कौन सा गाना बज रहा था ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे आप वहां पे जो भी कट्टरपंथी हैं, इस तरह के जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कहनी चाहिए। अब ये बताइए, ये कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो तो चलिए मान लीजिए वो झंडा उतार रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन झंडा उतारने की सजा उसको मौत दे देंगे, 20-20, 22-22 गोली मारेंगे, इस तरह की परिस्थिति पैदा कर देते। अब देवरिया में कौन सा भैया बता दीजिए कि वहां पे झंडा उतार रहा था। अब शोभा यात्रा में जो पत्थरबाजी होती है वो कौन सा वहां पे लोग जाके मस्जिदों पे झंडा फहरा रहे थे। अब गणपति विसर्जन में क्या होता है, आप पत्थरबाजी करने वाले लोग जो हज में जाते हैं, शैतानों को पत्थर मारने का काम करते हैं, क्या वो हिंदू समाज को शैतान समझ रखे हैं? जहां देखो वहीं तो अब आप धर्म पर आ गए, अब आप धर्म पर आ गए, अब आप धर्म पर आ गए, अल्टीमेटली आप धर्म पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ ये आ जाती है प्रॉब्लम कि आप धर्म पर आ जाते हैं। धर्म में अगर किसी भी धर्म में कट्टरपंथी आएंगे, अगर वो क्या हमारे हिंदू भाइयों को शैतान समझेंगे, जब ही मन तभी पत्थर चलाने लगेंगे? नहीं, उनके धर्म के लोग कहाँ चले जाते हैं? ये दंगा कोई नया तो है नहीं, आपस में परिवार लड़ जाते हैं, आपस में सर परिवार लड़ जाते हैं, आपस में परिवार लड़ जाते हैं, लेकिन उससे सियासी फायदा किसको हो रहा है? चलिए ठीक है, अभी आऊंगा मैं आपके पास। अभिषेक जी से पहले आपकी बात का जवाब ले लूं। सर आपकी बात का जवाब ले लूं। मेरे साथ 6 लोग हैं, सबको मौका दूंगा मैं। बिल्कुल, अभिषेक जी और मुझे मौका दीजिए, 1 घंटे का डिबेट है। अभिषेक जी सीधा अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने तो मुझे कह दिया कि मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जैसे मानो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। क्योंकि धन्यवाद आपका। और क्योंकि जब मैं हमारे मित्र की बात सुन रहा था तो इन्होंने कई चीजें कही जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। इन्होंने कहा कि चुनाव होते रहते हैं, तो जब चुनाव होते रहते तो आखिर ऐसा क्या रहता है कि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी चित हो जाती है, हार का मुंह देख लेती, वहीं पे ये सारी घटनाएं होने का होती है। ऐसा क्यों होता है? अभी इन्होंने बात जीरो टॉलरेंस की है। कौन से जीरो टॉलरेंस की बात ये करना चाहते हैं जहां पे झांसी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति तमंचा लगा करके एक युवती को उठा ले जाता है? कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जहां पर सुल्तानपुर में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है? कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एनडीए दस्ते को बैरक वापस लौटना पड़ता है अवैध बिल्डिंग को गिराने से?
विधायक जी आकर के बचाने पहुंच जाते हैं। अभी इन्होंने बात कही कि कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल मैं कहता हूं कि हर दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब वो दोषी सिद्ध हो और जो दोषी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सब कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल हित कौन साध रहा है? आप साध रहे हैं या कौन साध रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जब आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जा करके कैसे बयान देते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने के बयान देते हैं, पटेंगे तो कटेंगे। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले आपको बयान देने पड़ते हैं और आप पॉलिटिकल हिट की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अभी एक छोटी सी एक बात और कहूंगा कि अभी इन्होंने कट्टरपंथी की बात, किस कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं? इन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे भाई ने बोला कि जब जाकर के झंडा उतारने, आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने उसको प्रोत्साहित किया, जिसने उसको उत्साह भर दिया उसके अंदर कि आप जाइए, झंडा उतारेगा तो आप गोली मार देंगे, उसके शरीर में मैं कतई साथ नहीं देता हूं। जो जिसने व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऊपर रत्नाकर जी, हत्या को बेशक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक मिनट वाजपेयी जी, हत्या को बेशक जस्टिफाई, एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं सर आऊंगा आपके पास। मेरे शब्दों को पहले मेरी बात कंप्लीट हो जानी है प्लीज। आधी अधूरी बात हमेशा जनता तक में आधी अधूरी चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। बताइए। मैंने इस बात को कहा कि जिस बात का समाधान बात से निकल सकता था उस बात में कहीं गोली नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद इस बात को कहता हूं। हत्या कोई समाधान नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, हर दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी था, जिसने उस व्यक्ति को आगे एक मिनट, रत्नाकर जी कह रहे हैं ना कि बेशक हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्या जघन्य अपराध है और एक मानवता के प्रति अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रत्नाकर जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बेशक झंडा उतारने पर हत्या कर देंगे, ये आपने सवाल उठाया है, क्या गौमांस का शक होने पर आप हत्या कर देंगे? ये हक है किसी को? इकबाल जी, कोई भी अगर प्रदेश में अपराध करता है ना, उत्तर प्रदेश में, उसको भली भांति के पता मालूम रहता है, चाहे वो गौ मांस के शक पे भी हत्या करा हो, चाहे वो झंडा उतारने पे हत्या कर देता हो, उसको पता है कि वो योगी सरकार में बचेगा नहीं, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। और ये सजा जो है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन ये देखा जाता है कि जो हत्या के आरोपी हैं जब वो जमानत पर बाहर आते हैं, जब वो जमानत पूरा सवाल सुन लिए, जब वो जमानत पर बाहर आते हैं, जब वो जमानत पर बाहर आते हैं तो उनके गले में फूल मालाएं डाली जाती हैं। सर पूछिए, मैं जवाब देता हूँ, बीच में बोलेंगे नहीं। आप प्रश्न पूछिए, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, बीच में बोलेंगे नहीं। अब मैं बोलना जवाब देना शुरू करता हूँ, आप तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। इस तरह से नहीं होता ना। नहीं, आप जब बोलते हैं तो आप बोलिए ना, बेशक आपको बोलने के लिए बोला है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बताइए। देखिए इकबाल भाई, इस देश में जो तथाकथित जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का हिमायती कहते हैं, उनसे जाके जरा पूछ लीजिए। क्या पूछूंगा? क्यों हमारी बहन बेटियां जब मुस्लिम बाहुल्य एरिया से जब जाती है, निकलती है वहां से, तो उनको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है? आपको हिमाचल की मस्जिद वाली घटना याद है ना? क्यों हमारे जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में रेलवे ट्रैक जाता है वहां पे, तो वहां पे सिलेंडर गैस रखा जाता है ताकि पटरियां ट्रेन से उलट जाए और मर जाए लोग। ये सुनिए यात्रा में ये कहाँ की इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं आप? सर, जो हमारे शोभा यात्रा में हिंदू धर्म के लोग जब मुस्लिम बाहुल्य एरिया से लेके जाते हैं तो क्यों उस पे पथराव होता है? आपका नैरेटिव है ये, आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। पंकज जी, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, ठीक है, कोई रिपोर्ट है आपके पास? कोई रिपोर्ट है आपके पास? कोई रिपोर्ट है आपके पास? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है आपके पास? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है आपके पास? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है आपके पास? सर
लेने का काम करते चलिए। हैं एक बात भाई। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी। बदमाशों की जाति पंकज देखकर, जी, डाकुओं की चलिए जाति ठीक है। देखकर, पंकज जी, हत्यारों की जाति देखकर अब पॉलिटिकल चलिए, बेनिफिट लेने का कांग्रेस के अखिलेश प्रवक्ता यादव मेरे काम साथ करते हैं। हैं। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उनको बोलने दीजिए। अभी अजय राय का हम बयान सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अब सवाल ये होता है कि अपराध को रोकने के लिए आखिर सरकार क्या करे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार ही सब कुछ कर रही है। पहले भी उत्तर प्रदेश में जुलूस निकलते थे, दुर्गा विसर्जन होता था प्रतिमाओं का, और हम तो उस उत्तर प्रदेश को जानते हैं जहां प्रतिमा निर्माण में बड़ी तादाद में मुस्लिम जो वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, वो लगे होते हैं। जी। जो देवी को वस्त्र चढ़ते हैं वो सिलते हैं। रामलीला जहां जहां होती है, आप लखनऊ जो राजधानी है उसके बगल में बख्शी का तालाब जान लीजिए, वहां आज भी मुस्लिम परिवार ही रामलीला कराता है। जी। तो उत्तर प्रदेश की ये परंपरा ही नहीं है कि आप किसी को पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे, बल्कि उसमें शामिल होते हैं। लखनऊ का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे हनुमान मंदिर कहते हैं, अलीगंज का, जिसकी वजह से वहां पर पूरे लखनऊ के, अब तो उत्तर प्रदेश में बड़ा मंगल बनाया जाता है, वो लखनऊ की बेगम आलिया बेगम जो थी, जो वाजिद अली शाह की दादी थी, उन्होंने बनवाया था। जो अयोध्या का हनुमान मंदिर है, हनुमान गढ़ी, सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, उसके लिए नवाब शुजाउद्दौला ने 52 बीघे जमीन दी थी। ये सारे वहां पर फरमान रखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू एक दूसरे के खिलाफ रहते रहे हो, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप शांत रहे, आप शांत रहे, आपको नहीं पता है 2017 से पहले मुगलों ने कितने हिंदुओं का आपको नहीं पता है ना, वहाँ तोड़े हैं, बिल्कुल सही बात, और बनवाए भी हैं। वो अलग बात है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता, कौन आदमी पता है नहीं इसको, ध्वस्त करके मस्जिद बना देते हैं, उसका उदाहरण याद नहीं है आपको? मंदिर बनवा दिया याद है आपको? आपको नहीं पता है ना। आप चिल्ला के अगर चाह रहे हैं कि इस बहस में शामिल हो, मैं चुप था। अगर सच बोल रहे हैं, थोड़ा कड़वा लगेगा, सच बोल रहे हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगा। आपके पास जवाब नहीं है उस चीज का। सभ्य व्यक्ति है तो आप शांत रहें। आप बोल रहे हैं, आप अपने आप को ही सच्चा कह रहे हैं। आप बोलिए, कौन रोकता है? मैंने आपके बीच में बोला, मैं तो कुछ फैक्ट रख रहा हूँ ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच एक दूसरे को पत्थर मारने का कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ताजिए के नीचे से हिंदू भाई भी निकलते हैं और रामलीला में मुसलमान शामिल होते हैं। ये हमारी परंपरा रही। करोड़ों लोग कुंभ में, प्रयाग में इकट्ठा होते हैं, कभी कोई घटना इस तरह की नहीं होती। लोग चलिए ठीक है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है पंकज जी, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर आते हैं ना। मैं मौजूदा उसमें आखिर ऐसा क्या है कि अचानक चारों तरफ से एक खबर आने लगी कि वहां पर पत्थरबाजी हो जा रही। जरा बहराइच की घटना देख लीजिए, पुलिस लगातार होती। मैं बड़ा विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मस्जिद के सामने आप खड़ा कर देते हैं जुलूस, फिर आप गाली गलौज करते हैं और पुलिस कुछ नहीं बोलती। आखिर जो राम गोपाल मिश्र मारा गया, जो लड़का मारा गया, वो लड़का जो मारा गया, वो आखिर हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है, ऐसा क्यों होता है? कौन आदमी की जो शोभा यात्रा निकलती है, चलिए पंकज जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ धर्मगुरु भी, ठीक है। पंकज जी, एक मिनट। पंकज जी, रत्नाकर जी, पंकज जी एक मिनट रुक जाइए। पंकज जी, मैं आऊंगा आपके सवाल पर। मेरे साथ धर्मगुरु भी हैं, ठीक है। मेरे साथ दोनों धर्मगुरु हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजनीतिक मामला है, धार्मिक मामला है, धार्मिक यात्रा पर ये सारा बवाल हुआ। मेरी बात पूरी हो जाने जल्दी से कर लीजिए, जल्दी। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस वहां मौजूद थी, ठीक है, जब वहां पर गाना बजाया जा रहा था, रोक के गाली गलौज की जा रही थी, और वो जो लड़का जो झंडा उठाने ऊपर उखाड़ने चढ़ा, वो अपने आप तो चढ़ नहीं गया होगा, लोगों ने मदद की होगी, तब ऊपर गया होगा। पुलिस ने क्यों नहीं रोका उसे? ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कराया हुआ है। हर जुलूस के आगे पीछे पुलिस वाले होते हैं। एच.एस. रावत जी, ठीक है, एच.एस. रावत जी, ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आपका सवाल सुन लिया। मैं रत्नाकर जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले एच.एस. रावत जी भी मेरे साथ हैं, मोबिना जी भी मेरे साथ हैं, अजरा मोबिन मेरे साथ हैं, और नफीरुल इस्लाम साहब भी मेरे साथ हैं। एच.एस. रावत जी, ये जो आजकल डीजे कल्चर है शोभा यात्राओं में, विसर्जन में, कांवड़ में, ये पहले नहीं था, लेकिन चलिए, ये इसका धार्मिक महत्व क्या है? क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो पाप और पुण्य से जुड़े होते हैं, तो इसका जरा धार्मिक महत्व मुझे बताइए।
जी इकबाल साहब, बिल्कुल मैं इसका धार्मिक महत्व बताता हूँ। जैसे कि पहले जमाने के लाउड स्पीकर नहीं थे, तो नमाज हुआ करती थी। लोग जो मुल्ला होते थे, मौलवी होते थे, तो जितनी आवाज उसकी जाती थी वो देते थे। जी। यानी उनको ये था कि ज्यादा लोग इसको सुन लें, उनके कान जान चली जाए, तो वो कम से कम वहाँ समय पे आकर के नमाज अदा करें और अपने इबादत कर लें। ठीक है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, डीजे आ गए। अब डीजे के अंदर भी जो भजन चलते हैं वो भजन ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंच जाए, उद्देश्य तो यही होता है और कोई दूसरा उद्देश्य होता नहीं है। जैसे नमाज का उद्देश्य होता है, जो अजान का उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से डीजे का भी उद्देश्य होता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट लिया तो अच्छे अच्छे गाने इनको ले करके उसको जोर से आदमी अपने धर्म की नीति के अंदर मग्न हो जाए। यानी मैं अपने से बैठा हूँ और कहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं गाना चल लेकिन रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है एच एस रावत जी कि उसमें कई बार इस तरह के गाली गलौज वाले गाने होते हैं। जी इकबाल जी, ये गलत है। अगर कोई गाली गलौज वाला गाना अगर चलाता है तो शरारती तत्व वो दोनों तरफ होते हैं। जिस प्रकार से मदरसे के अंदर जिहाद एक सिखाई जाती है कि भाई आप हिंदुओं से नफरत करो, काफिरों से नफरत करो, ये इनको पड़ोसी मत समझो, इनसे भाईचारा मत रखो, इनसे दोस्ती मत रखो, इन पे जजिया टैक्स लगाओ। अब जब ये चीजें कट्टरता पढ़ के आएगा व्यक्ति, तो उनके कानों में ये सिखाया जाता है कि कभी भी रामकृष्ण की कोई भी आपके भजन नहीं आना चाहिए, घंटा घड़ियाल नहीं बजना चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए। कहाँ पढ़ाया जाता है ये? देखिए मैं बताता हूँ ना, जब अखिलेश सरकार थी उस समय पर जो विधायक थे रामपुर के, उन्होंने वहां नवरात्रों के अंदर सारे के सारे मंदिरों से माइक उतरवा दिए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी माइक यहाँ पर नहीं चलेगा। और अखिलेश यादव ने डीजे सारे बंद करवा दिए थे कावड़ यात्रा के अंदर। उस समय की स्थिति देख के देख लिए। यानी जो सरकार जिस प्रकार से होती है अपनी वोटों की राजनीति के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वोटों का चुनाव का कोई मामला नहीं है। ये सीधी सीधी एक सियासत थी कि वहां से यात्रा निकलेगी, उस यात्रा पे हमला करना है, टेरर फैलाना है। नहीं तो ये सारी जगह हो रही है, जयपुर के अंदर भी अजरा हो रही मोबीन है। जी, क्या ऐसा पढ़ाया जाता है? क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि भजन ना सुनना, कानों में भजन नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की शिक्षा दी जाती है क्या? देखिए इकबाल साहब, बहुत अफसोस लगता है कि अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु, हमारे भाई डॉक्टर भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं आई थिंक, और वो इतनी लेकिन अनभिज्ञता की बात कर रहे हैं कि मदरसे में ऐसा पढ़ाया जाता है। मुझे हंसी आ रही है। अगर मदरसे में ऐसा पढ़ाया जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं निकलते। अगर मदरसे में ऐसा ही पढ़ाया जाता तो शायद बहुत सारे महानायक और महापुरुष वो मदरसे के प्रोडक्ट नहीं होते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मदरसे में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है तो मैं ऑन चैनल आपको चैलेंज करती हूँ, आइए हमारे साथ जिस मदरसे में चलना चाहिए, 2 घंटे 4 दिन, जितने दिन वक्त आप गुजारना चाहिए कि वहां क्या होता है, मैं आपको ले चल के दिखाना चाहती हूँ। अगर मदरसे में नफरत सिखाई गई होती तो शायद आज हम आप यहाँ पर बैठकर चैनल पे डिबेट नहीं कर रहे होते, हम अपने भाईचारे, अपने सौहार्द को नहीं यहाँ बयान कर रहे होते, फिर तो कुछ और मंजर होता। भाई आप किस तरीके का एप्लीकेशन मदरसों पे लगा रहे हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि डीजे पर अगर इस तरीके की चीजें बजती हैं, किसी को अपशब्द कहा जाता है तो गलत है। लेकिन आप झट से आपने एक एलिगेशन दूसरे समुदाय पर लगा दिया कि मदरसों में ऐसे पढ़ाया जाता है। बड़े हैरत, बड़े ताज्जुब है साहब आपके ऊपर तो। आप कुरान की अगर आपको जहां पर भी काफिर मिले उसका कत्ल कर दो। कहाँ लिखा है सर? कहाँ लिखा है? एक मिनट, कहाँ लिखा है? एच एस रावत साहब, कहाँ लिखा है? आप बताइए ना सर, आपने कुरान कोट किया है सर, मुझे बताइए कहाँ लिखा है? वो क्यों इस तरह के वीडियो बोलता है कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है सूरा नंबर यहाँ पर भी। अजरा जी एक मिनट। तो क्यों इनको पता नहीं है? क्या अजरा मोमिन साहब को पता नहीं है कि जाकिर नाइक किस तरह के भड़काऊ भाषण देता है? नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना यहाँ पर किसी की। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कुरान को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी इकबाल साहब। क्यों लेनी पड़ेगी? कुरान को आपने कोट किया। नहीं सर, गाड़ी सर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोष गाड़ी का नहीं होता है, ड्राइवर का होता है सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि काफिरों को कत्ल करो, जरा बताइए।
बड़े अफसोस की बात है। इकबाल जी मुझे मौका दीजिए मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आप। पढ़े आप बता रहे हैं। हमेशा नफीरुल से इस्लाम साहब, सिर्फ धार्मिक उन्माद मैं जवाब देता हूं। का काम ठीक है, करते हैं और नफीरुल समाज साहब। में जहर घोलने का काम करते हैं। नफीरुल इस्लाम साहब, सबसे पहले इकबाल साहब, मैं तमाम विशेष व्यक्तिगण का खैर मकदम करता हूं आपके इस न्यूज़ चैनल के मार्फत से। और बहुत अफसोस की बात है कि बहरेच में जो हादसा नजर आया जिसमें एक युवक की जान चली गई, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूं क्योंकि वो भी एक हमारे देश का जवान है और उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत देर से चर्चा चल रहा है, जहां पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और जीरो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, कहीं ना कहीं जब भी चुनाव या उपचुनाव आते हैं तो इस चीज़ों को पॉलिटिकल वेंडेटा के हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो युवक ऊपर चढ़कर उस झंडे को उतार रहा था और जिन युवकों ने गोली चलाई, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कड़ा इंतजाम था, एसपी साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस जैसे घिनौने इंसिडेंट को, इंसाइटल वायलेंस को रोकने की कोशिश की जाए? क्या लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फेलियर है? ये पहला सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूं क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूं और तमाम विशेष व्यक्तिगण से कर रहा हूं। दूसरा सवाल, अभी जनाब ने कहा कि कुरान में लिखा गया काफिरों को कत्ल करो। मैं पूरे यकीन के साथ और स्टम्प पेपर में लिख कर देना चाहूंगा तमाम लोगों को, पूरे देशवासियों को, 150 करोड़ की आबादी को, कि कुरान के 17 चैप्टर और वर्स नंबर 70 को अगर खोल के देखा जाए, जहां कुरान खुद कहता है कि अगर वो मुसलमान है और उसे अपनी मुसलमानियत साबित करनी है तो सबसे पहले उसे ये दिखाना होगा, उसे दिल से जाहिर करना होगा कि सामने वाला अगर वो गैर मजहब का भी है, उसे दिल से इज्जत करे, उसे सही रास्ते में चलने की सलाह दे, उसे अपने साथ रखे और उसे उसकी मजहब में बेहतरी करने का रास्ता बताए। ये इस्लाम है, ये कुरान है। कुरान कहीं नहीं कहता कि मदरसों में जाकर दंगा करवाओ, मदरसों में दंगे की ट्रेनिंग दो, मदरसों में ये करो, दूसरे मजहबों को ताना मारो, दूसरे मजहबों को गाली दो। कहीं पर भी अगर कुरान में ये लिखा है। ठीक है, तो रत्नाकर सिंह जी, अब दो सवाल हैं, एक तो अपने पंकज श्रीवास्तव जी की तरफ से आया था और एक नफीरुल इस्लाम साहब की तरफ से आया है। सवाल वही है कि इतनी फोर्स थी वहां पर, लेकिन ये दंगा होता रहा, बवाल होता रहा, झंडे उतरते रहे, झंडे लगते रहे और पुलिस वहां पर नदारद नजर आई। मंशा क्या थी, किसकी थी, क्यों थी? आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन दो चीजें का जवाब देना मैं पहले जरूरी समझता हूं, जो अभी को पैनलिस्ट हमारे बैठ के यहाँ पे कह रहे थे। बताइए कि 30 सेकंड तो कम से कम आप मुझे बोलने देंगे कोई भी प्रश्न को पूछने से पहले। अभी हमारे को कहते थे कि उत्तर प्रदेश का हाथ है पूरी तरह से इस घटना के पीछे, जहां पे वो राम गोपाल को गोली मारा जाता है और इस तरह का जो है दंगा भड़कने का काम होता है। मैं पूछना चाहूंगा उस महाशय से, और सरकार का हाथ बता रहे हैं, जो इंदिरा गांधी को उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के घर में एसपीजी सुरक्षा जब भी लगी हुई थी तभी भी गोली मार दी गई। क्या ये कांग्रेस सरकार की साजिश थी कि उनको गोली मरवा दिया जाए? किस तरह की हास्यास्पद बातें करते हैं आप लोग और तर्क देते रहते हैं। आपको आरोप लगाना है, ये नहीं देखते हैं कि इस देश में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं। सर वो टारगेट किलिंग थी, पूछना चाहता हूं मैं, दोनों में फर्क है, वो टारगेट किलिंग थी। दूसरी चीज, अभी हमारी बहन जो है यहाँ पे बैठी है मोहतरमा, मदरसों की बात कह रही थी। मैं मानता हूं, चलो आप मदरसे में आईएएस निकलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद भी निकले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है लोग और कहां से निकले हैं जो कहते हैं, जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं? जरा बता दीजिए वो कहां से निकले हैं। हर घर से नसरल्ला निकलेगा, सड़कों पे उतर के नारा लगाते हैं, वो कहां से निकले हैं? जरा बता दीजिए। वो कौन लोग हैं जो थूक जिहाद, लाइन जिहाद, लफ्ज जिहाद करते हैं? जरा बता दीजिए कहां से निकले हैं। अरे ये वही कट्टरपंथी लोग हैं। अब मैं कितने नारे गिनाऊं आपको सर, अब मैं कितने नारे गिनाऊं सर? रत्नाकर जी, एक मिनट, अजरा जी एक मिनट। ऐसे ऐसे नारे हैं कि मैं उनको बोल नहीं सकता हूं टेलीविजन पे। नहीं बोल सकता ना सर, नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता सर। उसमें गालियां हैं, उसमें गालियां हैं सर,
मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो शायद 2 घंटे का प्रोग्राम चाहिए मुझे। आपने तो गिना दिए। पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट के बारे में आप क्यों एक धर्म के चश्मे से देखते हैं? दंगा होता है, आप धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अरे दंगा होता है। करता कौन है और भड़काता कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। करता कौन है, भड़काता कौन है? कौन 22-20 राउंड की गोली मारता है, वहां लेके हथियार और रिवॉल्वर और कट्टा लेके? मैं वही कह रहा हूं, इसमें धर्म का क्या लेना देना है सर? इसमें धर्म का क्या लेना देना? ये आपराधिक प्रवृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति है, इसमें धर्म का क्या लेना देना? पहलू खान को मारा गया, भीड़ ने पहलू खान को मारा, भीड़ ने अखलाक को मार दिया। भीड़ नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक घटना बीकानेर में होती है, वहां पर एक मजदूर को मार दिया जाता है। तो ये एक आपराधिक प्रवृत्ति है, इसमें धर्म का क्या लेना देना है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। गाजीपुर में मेरा गांव है कटरिया। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, पढ़ते थे, तो हमारे द्वार से ताजिया निकलती थी और वहां 1 घंटे रुक करके और वहां पे ताजिया से संबंधित जो भी खेला कार्यक्रम होता था सब करते थे। और हम लोग वहां पे खड़े रहते थे, पानी पिलाते थे उनको और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। हमने कभी रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके और तोप लेके वहां पे खड़े तो नहीं थे कि आप कभी भी अभी कुछ बोलोगे करोगे तो हम तुरंत गोली मार देंगे। हमने नहीं किया कभी। लेकिन ये कौन लोग हैं? प्रश्न तो ये है कि वहां पे कट्टा लेके और बंदूक लेके खड़े हैं जो 20-20 राउंड फायर करते हैं। वो कौन लोग हैं जो शोभा यात्रा में, गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी करते हैं? क्या हम हिंदू शैतान है क्या कि हमारे ऊपर जो पत्थरबाजी करेंगे, जैसे हज में शैतान के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है मुसलमानों की तरफ से? ये तो कौन क्यों लोग इतना? हैं? चलिए आपकी सरकार है, चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेता हूं। इतना असुरक्षित क्यों है हिंदू आपके राज्य में? नहीं, इसमें असुरक्षित की बात नहीं है। बात आप ही कह रहे हैं सर, आप ही कह रहे हैं। कौन लोग हैं जो समाज में कट्टरपंथी लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने का? अभिषेक जी, कौन लोग हैं? अल्पसंख्यक समाज के सपोर्ट में खड़े हैं अभिषेक और जी, वो डिफेंड कर रहे हैं। कोई भी डाकू हो, कोई भी अपराधी हो, हत्यारा हो, उसकी डिफेंड अभिषेक जी को बोलना है। चाहे वो भले ही मंगेश यादव हो, चाहे वो भले कोई हत्यारा, कोई समाज से हो, क्यों उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हो भाई? चलिए ठीक है, अभिषेक जी को बोलना। चलिए रत्नाकर, देखिए आपने 30 सेकंड कहे थे, मैंने 3 मिनट दे दिया आपको सर। अभिषेक जी। अब्दुल जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 2 लाइनें पढ़ूंगा, वो खास तौर से रत्नाकर जी को समर्पित हैं। कुछ ज्ञानी ऐसे यहाँ बिन मांगे दे ज्ञान, कुछ ज्ञानी ऐसे यहाँ बिन मांगे दे ज्ञान, सदा रहे अभिमान में, खुद को कहे महान। तो बड़ी साधारण सी बात है। जब ये बार बार इन सब बातों का जिक्र करें तो रावत साहब तो हमेशा से धार्मिक उन्माद पैदा करने का और समाज में ज्ञान घोलने का काम हमेशा से करते हैं। और रत्नाकर जी की बात करें तो जब रत्नाकर जी बात करें तो मैंने सुन तो लो भाई, दिक्कत क्या है रत्नाकर जी? या तो पूरी डिबेट आप ले लो या तो दूसरे को बोलते और सुनना नहीं आता तो जब ये बात कह रहे थे तो मुझे जब अपने गांव का जब जिक्र कर रहे थे तो मुझे कुछ जिक्र और याद आ गए कि अगर इतना ही समाज में सभी लोग इतने ही खराब हैं तो कोविड काल में मुसलमान भाइयों को क्या जरूरत थी कि हिंदू भाइयों के साथ खड़े होकर के लोगों का इलाज करवा रहे थे, उनको कंधा दे रहे थे? या हिंदू भाइयों को क्या जरूरत थी कि कोविड काल में मुसलमान भाइयों को कंधा दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे? दूसरी बात, इन्होंने अभी जब बात अपने ताजिया की बात कही तो मैं इनको याद दिला दूं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जब कितने सारे, चाहे गणेश चतुर्थी आप ले लीजिए या फिर हमारा पवित्र महीना होता है भगवान का, जब हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए तो व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। आपको सौहार्द बिगाड़ने का काम जो करते हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाइए। आप जैसे लोग हैं हमको भी मालूम है, आप जैसे लोग हैं जो समाज को दूषित करने का काम करते हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो नेता आपकी अखिलेश यादव समाज को दूषित कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है कांग्रेस को समाज को दूषित करने का काम करते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। हमको उन समाज को दूषित करने वाले एक एक करके बोलिए सर, उनको बोलने दीजिए, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए पहले।
उसके बाद जवाब देना। कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे बयानों का प्रयोग नहीं करते हैं हम। जो बात करते हैं सीना चौड़ा करके ठोक करके बात करते हैं। आपकी तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करने की ये बात करते हैं। साक्ष्य के हिसाब से बात कीजिए आप। सर तन से जुदा होगा, सर तन से जुदा होगा। और जब बात इसकी कर रहे थे तो मुझे एक वाक्य और याद आ गया। आपको याद होगा कि पिछले ही सत्र में इनके यहाँ पे जब वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, बाराबंकी में एक मस्जिद पे एक व्यक्ति ने बाकायदा गौमांस फेंकने का काम किया था। तो वो कौन सा व्यक्ति था, कौन से धर्म का व्यक्ति था? मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हमें समाज को सही संदेश देना पड़ेगा ताकि हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना तहजीब है वो आगे बढ़ सके। और आप जैसे लोग बैठ करके इसको भुनाने का काम करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने मुक्की खाई है तो चुनाव में आप जीत का प्रसाद पाना चाह रहे हैं। इस वजह से आप धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं। शासन की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं जहाँ पे नित्य नए दिन आपके अधिकारी धज्जी उड़ाते हैं, जहाँ पे नित्य नए दिन धज्जियां उड़ाते हैं आपके चलिए ठीक है, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप? ठीक है। एक एनकाउंटर जो अभी हुआ है जिसमें पैरों में गोलियां लगी हैं, जो आरोपी हैं 2 सरफराज और तालिब, उनके एनकाउंटर की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आई है, वो ज़रा हम दिखा दें अपने दर्शकों को। ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारा विवाद है, क्योंकि तालिब की बहन ने कहा कि पुलिस उनको उठाकर लेके गई, उसको उठाकर लेके गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ही नेपाल भागने की फिराक में थे। उन पर गोली चलाई गई पुलिस पर, और उसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्हें रेफर किया गया है। पहले स्थानीय चिकित्सा केंद्र में दिखाया गया, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनको रेफर किया गया। डॉक्टर्स का भी बयान हमने आपको सुनवाया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस इनको लेकर आई अस्पताल और इन दोनों के ही पैर में गोली लगी हुई है। पंकज जी, जब इस तरह का बवाल होता है, दंगा होता है, तब सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, और हर सरकार में होता है। कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, मुजफ्फरनगर दंगा भी हमने देखा, उस पर कटघरे में खड़ा किया गया उस वक्त की समाजवादी सरकार को, और करना भी चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन विपक्ष का साथ नहीं मिलता। देखिए, दंगा होता है, दंगे में लोग परेशान होते हैं, मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, घरों में आग लगती है, और उस पर जो राजनीति होती है उसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। पहले जिन सज्जन ने ये इंदिरा गांधी की हत्या की तुलना इससे की है, मैं बस यही कहूंगा। छोड़िए सर, वो पुरानी बात थी, मैंने उनको टोक दिया था। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी से कहा गया था कि सिख आतंकवाद है, अपने आप इन लोगों को हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समुदाय का हो, वो भारतीय है, मैं भरोसा करती हूँ, और उन्होंने नहीं हटाया सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इस देश के लिए इस देश के लिए शहीद हुई है सिर्फ इस भरोसे पे कि सिखों का भरोसा न टूटे। नहीं तो सतवंत सिंह को और बेअंत सिंह को हटाना बहुत आसान था, बहुत आसान था। वहां पर क्या मुद्दा था? वहां पर मुद्दा ये था कि सारी पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के सामने ऐसा क्यों हुआ? असली सवाल ये, आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप पूरा माहौल बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को आपने बर्बाद किया है, इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश का हाल है, आपको समझ नहीं रहा, गोली मारे और इस्तीफा देना चाहिए। अरे आप शांत रहिए अभी, आप शांत रहिए अभी। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा गया, मारने वाला इस्तीफा देंगे। लेकिन किसने राम गोपाल को छत पे जाने दिया? वो पुलिस वाले कौन थे? क्यों रोका नहीं राम गोपाल को छत से जाने पर? पहले तो ये आता है ना, गोली तो बाद में चली, चढ़ा कैसे वो? उसे रोका क्यों नहीं पुलिस ने? पुलिस वाले वहां मौजूद थे, इसका मतलब है उसे चढ़ाया गया। वहाँ पे कट्टा बंदूक लेके खड़े थे, वो ये वो लोग हैं लेकर के जो खड़े थे तो 20-20 गोली चलाते हैं। वो कहाँ? कौन आदमी? वो तो हाथ लगाए बैठे थे कि आप छत पे चढ़ो कि हम मार दें गोली। अब ये बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब इससे कहिए चुप रहे। तमीज नहीं बात कर रही थी इनको। अरे भाई चुप रहे ना आप। नहीं, वो जो
वहां पे तैयारी में बैठे थे, वो कहां से आ गए? अच्छा, ये 36 गोली की बात कर रहे हैं आप सर, 36 गोलियां आपको कैसे पता लगी? पुलिस रिपोर्ट में आया 36 गोलियां मारी गई? कोई बोल रहा है तो अगला चुप रहता है। मैं चुप था। मैं दे दूं जवाब? मैं दे दूं जवाब? जी जी, बात बताइए। कर रहे हो, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, सारे लोग खड़े, और वहाँ खड़े होकर गाना बज रहा है। गोलियां चली थी और 20 मिनट तक उसको प्रताड़ित किया गया, नाखून भी खींचे गए थे उसके। और ये पोस्टमार्टम में जोर लगा लो, जीतेंगे योगी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है, 36 छर्रे लगे थे उसको। कौन सी स्थिति है बताओ? नहीं, छर्रे लगना एक अलग चीज है, लेकिन मजाक बना के रख दिया है, जाके मस्जिद के सामने सारा दंगा करना, ये धर्म है? ये धर्म है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर वहां पर लोग इकट्ठा थे तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जुलूस नहीं निकल सकता। पुलिस वहां पर है, लोग हत्या कर दे रहे हैं, मजाक बना लिया है आप कह रहे हैं आप डीजे का जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप ठीक है, आप लोग हत्या की राजनीति करते हैं, असली आतंकवादी है जो इस देश में आग लगा रहे हैं। आप हत्यारों की राजनीति करते हैं, हत्या की राजनीति करते हैं। कोई भी आदमी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, पूर्व डीजीपी को खराब करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, एक सर ठीक है, पंकज जी ठीक है, पंकज जी शांत हो जाइए, पंकज जी शांत हो जाइए। और रत्नाकर जी को भी अब मैं, चलिए ठीक है, नफीरुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार इशारा कर रहे हैं, काफी देर से शांत बैठे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डेटा बता दूं दर्शकों को आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और हमारे जितने भी दोस्त मेहमान यहाँ मौजूद हैं, कि उत्तर प्रदेश की जो हालात है पिछले 2022 से लेकर अब तक, एनसीआरबी एक पोर्टल है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार चलाती है और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस डेटा को उठाकर देखेंगे तो पूरे देश भर में 2022 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट वाला राज्य बना हुआ है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, या उन लोगों पे ये जिम्मेदारी बनती है जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिनिधि बनकर? एक दूसरी बात, अगर रत्नाकर जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और कोई धर्म ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म को गलत बोले, किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर 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 आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति करें, राजनीति करके आप किसी विशेष धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें, ना ही अपने धर्म को, ना किसी सामने वाले के धर्म को। ये दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, आपके पास आ रहा हूं। जिन लोगों ने गोलियां चलाई और जो युवक को गोली लगी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है मौजूदा सरकार की कि ये गोली चलाने वाले और गोली सीने में लेने वाले, क्या ये दोनों युवकों को किसी राजनीतिक दल ने नहीं भड़काया होगा? इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ठीक है रत्नाकर जी, किसकी होती है जिम्मेदारी? बता दीजिए, अब आप बोल दीजिए। देखिए इकबाल जी, निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी अगर लूप होल है वहां पे, तो हमने कार्रवाई की है, प्रशासनिक कार्रवाई की है, पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं, सीओ भी सस्पेंड। मेरा प्रश्न सिर्फ सीधा सा ये है कि आप उस वीडियो की आड़ में उसको जो गलत साबित करने को कोशिश कर रहे हैं। रत्नाकर जी एक मिनट में जरा कुछ तस्वीरें बता दूं। ये इनकाउंटर की तस्वीरें हैं, जो इनकाउंटर हुआ जिसमें तालिब और सरफराज को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी हैं बहराइच हिंसा के, जिन्होंने गोली चलाने का जिन पर आरोप है। और पुलिस के मुताबिक इनको नेपाल जाते वक्त, नेपाल भागते वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे मुठभेड़ हुई और उसके बाद इनके पैर में गोली लगी। जबकि तालिब और सरफराज की बहन का कहना है कि पुलिस इनको उठाकर लेकर गई। बहरहाल ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन सवाल ये है कि फिलहाल ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2 के साथ इनकाउंटर हुआ, जिसमें तालिब और सरफराज, जिनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी रत्नाकर जी।
सवाल ये है कि आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि 22 राउंड की गोली तुरंत जो है वहां पे फायर कैसे शुरू हो गई, कहां से हथियार आ गए थे, कौन लोग थे जो लोग हथियार लगाकर हाथ में बैठे थे। एक व्यक्ति को 20 मिनट तक प्रताड़ित करके उसके नाखून जो है शरीर से निकाल दिए जाते हैं, फिर उसको गोली मारी जाती है। पुलिस भी इसका झूठ बोल चुकी है। ये क्या झूठ बोल रहा है? अरे बहराइच पुलिस हमारे ऊपर प्रश्न उठाने वाले लोग, बहराइच पुलिस इसका खंडन कर चुकी है जो तुम बोल रहे हो। सर अभी पुलिस का वर्जन आने दीजिए, अभी तो जो हथियार है वो बरामद हुआ है। वो हथियार कौन सा था, किससे गोली चली, वो राइफल थी, एयरगन थी, क्या था, इसको जरा आने दीजिए। आप तो इतनी अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि सारी जानकारी आपके पास है रत्नाकर जी, पुलिस सीधे संपर्क में है आपसे शायद। बिल्कुल जानकारी है। आप 22 राउंड गोलियां चलाते हैं, मर जाता है बेचारा वो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपका। और देश का सवाल में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।